अब ये हमारा जो सेशन शुरू होने वाला है, इसमें आप आधा घंटा ध्यान से बात सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास दो बहुत शानदार मेहमान हैं, शानदार तरीके से बात करते हैं। तो आप पहले तो इनका स्वागत कीजिए और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो हमारी आपसी जो बातचीत है वो सब हम इस सेशन के बाद कर लेंगे, तो इनकी बात भी हमें अच्छे से समझ में आएगी, आप भी इस पूरे सेशन को एंजॉय करेंगे और हम पूरा न्याय कर पाएंगे। और क्योंकि ये लाइव है तो आप लोग जब ज़्यादा बात करते हैं तो फिर आपकी आवाज़ भी टीवी में जाती है। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर शांति बनी रहे तो और मज़ा आएगा सबको। तो आज की शाम आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडिया का डीएनए डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं, उन सब के प्रतिनिधि आज हमारे साथ मंच पर आते रहे दिन भर। और अब बहुत ही स्पेशल जो सेशन है वो शुरू होने वाला है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ बहुत ही दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी हैं, जिनको आप हर रोज़ टीवी पर देखते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। और हमारे पास श्री राज बब्बर हैं, उनको भी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजनीति में दो पक्ष हैं इस वक्त। एक है डिफेंडिंग चैंपियन, जिसको आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरे हैं चैलेंजर। लेकिन चैलेंजर बहुत सारे हैं, उनमें से कांग्रेस एक है जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है। लेकिन कांग्रेस की चुनौती में कितना दम है, यही आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो सुरजेवाला जी, आप ही से शुरू करते हैं। कांग्रेस की चुनौती में कितना दम है? रेटोरिक्स एक अलग बात है और असली जो दमखम है वो अलग बात है। तो आपको जब जज किया जाएगा तो 2014 की परफॉर्मेंस से जज किया जाएगा, या फिर 2014 से अब 18 तक कितने विधानसभा चुनाव हुए उससे जज किया जाएगा। उसके हिसाब से आपको कितना क्या लगता है कि राजनीतिक मसल पावर कांग्रेस का कितना है? राजनीतिक मसल पावर की जब आप बात करेंगे तो मैं उसके एक विपरीत आपको उदाहरण देना चाहूँगा। राजनीति मसल पावर का विषय नहीं, पीपल्स पावर का विषय है। और राजनीति में आप अपनी नीतियों से, अपनी गंभीरता से, अपने मार्ग और दृष्टि से कितना समर्थन जुटा पाते हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल के जीत और हार का पायदान है। हमने 1952 से और 2014 तक और उसके बाद भी कई चुनाव जीते, कई हारे। प्रश्न बड़ा सीधा है। राजनीति कांग्रेस के मुताबिक, हम सब के मुताबिक एक गंभीर विषय है। ये विषय केवल हार जीत, सरकार बनाने बिगाड़ने, सरकार बदलने या बनाने, प्रधानमंत्री बनने या हटाने का नहीं। सवाल ये है कि इस देश को आगे जाने का रास्ता क्या है, इस देश को क्या मिला, क्या नहीं मिल पाया, कौन वादे पर खरा उतरा, किसने वादा तोड़ दिया और आगे का रास्ता क्या है। हमें ये लगता है कि कांग्रेस की वो दृष्टि जिसके बारे में बार बार भाजपा के लोग कहते हैं, उनके अध्यक्ष भी आएंगे वो भी कहेंगे कि हमने 60 साल तक शासन किया। मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी के दोस्तों से, इस देश के लोगों की बुद्धिमत्ता पर सवाल मत उठाइए। हमने अगर 60 साल शासन किया तो इस देश के लोगों ने हमें चुना, हमें स्वीकारा, हमारी नीतियों को स्वीकारा तो शासन किया। और जिस दिन उन्हें लगा कि हमारी नीतियों में कहीं कमी है, हमें नकार दिया, मोदी जी को स्वीकारा उनके वादों पर। 2019 में उन वादों की परख होगी, कांग्रेस एक नया रास्ता और दृष्टि देगी। हम ये बताएंगे कि इस देश में ठीक क्या हो सकता है और भाजपा ने गलत क्या किया है। और मुझे ये विश्वास है कि कांग्रेस की वो नीति जिसको आज देश के लोग याद करते हैं और कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, क्योंकि अच्छे दिन तो आए नहीं, तो अब बीते दिन की याद है। उन बीते दिन को भविष्य की डगर पर आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये कांग्रेस जानती है। हमने सरकारें चलाई हैं, प्रशासन चलाया है, हमें पता है कि इस देश को आगे कैसे लेकर जाना है। और वो विजन आगे आने वाले कुछ महीनों में देश के समक्ष हम रखेंगे और उस सकारात्मक एजेंडा पर हम अगली सरकार बनाएंगे। जी राज बब्बर जी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी 2014 में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ी थी, 44 सीटें आई थी, ये अलग बात है।
लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे, पांचवें नंबर पर अब, और कर्नाटक में जो आप हाल ही में आपने किया, उससे ये पता चलता है कि अब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि वो सेकंड लीड लेने के लिए तैयार है देश की राजनीति के लिए। तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय पार्टी का जो अस्तित्व था वो एक एक करके राज्यों से अब समाप्त होता जा रहा है? आप तो यूपी के अध्यक्ष हैं, यूपी में भी ऐसा ही है, कर्नाटक में भी ऐसा ही है, कुछ राज्यों को छोड़कर ऐसा ही होता जा रहा है अभी। देखिए, आपके सवाल में मैं समझ सकता हूं कि आप गिनतियों पर और सरकार बनाने की उस प्रणाली पर आपने एक सवाल सामने किया है, लेकिन जहां सवाल आप ये कर रहे हैं कि 2014 से लेके और 2018 हो गई है, सच तो यह है कि जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी है और ज़्यादातर जो बहुमत है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, एक भरोसा और एक विश्वास पैदा किया है। शायद ये बात समझ में ज़रा लगता है कि थोड़ा सा ये हम लोग बात अपने, क्योंकि हम पार्टी के लोग हैं, हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई को आप देख सकते हैं। जो कर्नाटक के चुनाव का जो मंच था, चुनाव के बाद का जो मंच था, ये आपको लगता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं आग उनके दिलों में सुलग रही थी। वो कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने के लिए समय की तलाश में थे, और वो समय जैसे जब राहुल जी ने जब उसकी शुरुआत की गुजरात के अंदर, तो उस शुरुआत के अंदर जो परिणाम आए तो लोगों के अंदर एक आस बनना शुरू हुआ कि अगर गुजरात में ये सब हो सकता है तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं। तो जो आवाज़ें थी वो मुखर होना शुरू हुई, और उन मुखर आवाज़ों के लिए एक भरोसे की और विश्वास की ज़रूरत थी। ये भूल जाइए कि कौन नेता होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल बार बार आएगा। पर ना तो आप गुजरात में जीते, ना कर्नाटक में। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जीत और हार को गिनतियों में गिन रहे हैं, और मैं जीत और हार को ले रहा हूं कि जो एक बढ़त जो 2014 के अंदर कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, तमाम पार्टियां जो बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन अगर, और सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ था, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जो उसके रिजल्ट में जो कांग्रेस ने अकेले उस लड़ाई को गुजरात के अंदर आमने सामने की लड़ाई को लड़ा, तो लोगों के हौसले बुलंद हो गए, और उसका परिणाम राहुल गांधी जी के साथ में आपने देखा कि उस मंच पर नजर आया। और वो मंच जो है, आप सोच रहे हैं 2 नंबर का या 3 नंबर का, नहीं, वो 2 या 3 का नहीं है। इस देश में मोदी जी की राजनीति और उनकी सियासत और उनके जो उन्होंने इतने 4 साल में जो किया है, उसके खिलाफ एक आवाज, एक लक्ष्य के साथ में इकट्ठा हो गई है जी। और लक्ष्य है कि किसी भी सूरत में इस देश को इन गलत नीतियों से बचाकर 2019 के अंदर कोई ऐसी चीज ना होने पाए जिसमें मोदी जी को जो है एक बंटवारे का, बटे हुए वोटों का सहारा लेकर दोबारा से ताकत मिल जाए। और ये लक्ष्य आज सबके दिमाग में है, और इस लक्ष्य को पैदा करने वाले राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का सेक्रीफाइस करके नंबर्स में आपने उन लोगों को सामने किया है, क्योंकि इस देश के अंदर उस बढ़ता हुआ जो एक माहौल के अंदर जो एक गलत नीतियां जो सामने चल रही हैं, जो गिनतियां गिनाना शुरू कर दिए थे कि हमारे प्रदेशों में इतनी सरकार हैं, और आज आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे 4 दिन पहले कहते थे मोदी जी की ताकत से आतंकवाद की कमर टूट गई, और 4 दिन के बाद में आज दिल्ली में आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। तो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसके माने बहुत साफ नज़र आ रहे हैं कि उनकी हार उनको नज़र आ रही है, सर्वे नज़र आ रहे हैं, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं जी, कि परिणाम ये है कि आज की तारीख में राहुल गांधी जी ने पहले कहा था कि मेरा उपहास उड़ाएंगे, मैं बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद में ये मुझ पर हमले करेंगे, मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे परिवार पे हमले करेंगे, मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अंत में ये लोग हारेंगे। और वो हार शुरू हो गई है, क्योंकि आज जो है बीजेपी के अंदर भगदड़ शुरू हो गई है, उनके एमपीज के अंदर, कि हार की नंबर पता नहीं कितने लोगों की टिकटें बदलने वाली हैं, और उसका परिणाम ये है कि उनको संपर्क और समर्थन जैसे कार्यक्रम शुरू करने पड़े। रणदीप जी, लेकिन जो पूरा ये नैरेटिव है, इट्स ऑल अबाउट मोदी,
मतलब कांग्रेस पार्टी की जो पूरी कहानी है 2019 के लिए, वो सिर्फ मोदी के आसपास घूमती रहती है। और आप मोदी की हार में अपनी जीत देख रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी जीत देखें और आप ये कहें कि आप मुझे लाइए और मेरा ये विजन है देश के लिए, मैं जीएसटी समाप्त कर दूंगा, मैं नोटबंदी देश में दोबारा कभी होने नहीं दूंगा, मैं ये योजनाएं हैं इनको मैं बंद कर दूंगा, जीडीपी इतना पहुंचा दूंगा। ऐसी कोई बात कांग्रेस से सुनने को नहीं मिलती। कांग्रेस सिर्फ ये कहती है कि बस मोदी को हराना है, बस मोदी को हरा दीजिए। तो इज इट द राइट नैरेटिव? सुधीर भाई, पहले तो धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है कि इस सवाल में मूलभूत हमारी असहमति छिपी है, और वो क्या है? जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे और मोदी जी आए बात में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते थे, तो क्या वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं था? था, पर क्योंकि चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और फिर चेहरा राहुल गांधी थे, इसलिए उन दोनों पर वो आक्रमण करते थे। नहीं, मोदी जी ने एक सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने, मान लीजिए अच्छे दिन, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे इसलिए मुझे ले आइए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका नैरेटिव क्या है, आपको क्यों ले आए? जी, आपने सही फरमाया, यही मैं बता रहा था। ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत तौर से विपक्ष की नरेंद्र मोदी जी से नहीं है। ये लड़ाई उन जुमलों और झूठे वायदों और झूठ के खिलाफ है जो इस देश को सब्जबाग दिखाकर इस देश को भटकाया गया, और ये लड़ाई सैद्धांतिक है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। राज बब्बर साहब एक विशेष समुदाय से आते हैं, मैं एक भिन्न प्रदेश से आता हूं। क्या इनको नफरत करने से मेरा प्रदेश ताकतवर हो सकता है? क्या हर मुसलमान को गाली देने से मेरा धर्म जो हिंदू धर्म है वो ताकतवर हो सकता है? क्या सिख को गाली देने से जैन या बुद्ध ताकतवर हो सकता है? एक नैरेटिव है जो यहां पेश किया गया कि समाज को जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पर बांट दिया जाए। हमारा नैरेटिव क्या है? कांग्रेस का नैरेटिव बड़ा स्पष्ट है। इस देश में अगर समाज इकट्ठा होगा तो इस देश में तरक्की की बात होगी, वो आर्थिक प्रगति हो या सामाजिक प्रगति हो। जिस घर के अंदर आग लगी हो, माफ कीजिए, उस घर की आय या आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। जिस मोहल्ले के अंदर सामाजिक वैमनस्य हो, जिस मोहल्ले में पड़ोसी एक दूसरे से बात ना करते हो या तलवार निकालकर एक दूसरे को काटने पर आतुर हो, मुझे नहीं लगता कि वो मोहल्ला आगे बढ़ सकता है। देश के बारे में भी यही सच्चाई है। जब इस देश के लोग इकट्ठे चल पाएंगे तो ये देश प्रगति करेगा। इसलिए मूलभूत आधार हमारी सोच का सबसे पहले ये है समरसता, सद्भाव, सदाचार। ये तीन स जो हैं, इनके ऊपर ये देश आगे चलेगा। अब आ जाइए विजन के ऊपर। स्पष्ट तौर से हमने ये बताया, यूपीए ने 10 वर्ष में हर साल 12% किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया। मोदी जी ने क्या किया? 1.5% से 2%। कहते हैं 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा आय, पर उसके लिए तो 10.5 या 11% की खेती की दर के अंदर बढ़ोतरी चाहिए, वो तो है नहीं। कांग्रेस ने फिर ये कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देंगे। शायद आपने मंदसौर में कांग्रेस अध्यक्ष की स्पीच सुनी हो। और जो रूरल इंडेटेडनेस है, यानी कि जो गरीब किसान और छोटा छोटा मजदूर जो दबा है, उसके लिए एक मुश्त ऋण माफी की हम व्यवस्था करेंगे। और तीसरा हमने कहा, कृषि के जगत में केवल विजन बता रहा हूं, कि निर्यात जो गिर गया है $9 बिलियन कम हो गया है, उसको दोबारा बढ़ाएंगे, ताकि अगर मेरा उत्पाद बाहर जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। एमएसएमईज, एक और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बजाय बड़े बड़े चंद उद्योगपतियों को बढ़ोतरी देने के, मुनाफा देने के, हम ये कोशिश करेंगे कि इस देश के वो लाखों करोड़ों जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जरूरी नहीं कि पकोड़ा इंडस्ट्री ही हम डेवलप करें जैसा जी टीवी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पर छोटे छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को जब ऋण भी मिलेगा और उनकी बढ़ोतरी भी होगी तो रोजगार पैदा होगा, आय पैदा होगी, और ज्यादा व्यक्तियों के हाथ में वो आय होगी। जिस दिन खेती और लघु और सूक्ष्म उद्योग दोनों बढ़ेंगे, उस दिन इस देश की व्यवस्था बदलती जाएगी। ये कुछ विजन है। और आप ये देखेंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि अगले 7 से 8 महीने में इस देश में गलत क्या है और बेहतरी कैसे होगी। मोदी जी की आलोचना हमारा लक्ष्य नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वायदे किए थे इसलिए चर्चा की, परंतु हमारा लक्ष्य है इस देश को एक मजबूत राष्ट्र और एक तरक्की पसंद राष्ट्र के तौर पर
पेश करना, क्योंकि राजनीति जैसा मैंने कहा गंभीर व्यक्ति है, ये आरोपों तानों आरोप प्रत्यारोपों इनसे ये काफी नहीं, आपको एक विजन देना पड़ेगा, एक दृष्टि और सोच देनी पड़ेगी जो 60 साल में हमने दी और अगले 1 साल में एक नई सोच को हम अनवील कर रहे हैं। आपके पास जब आप कहते हैं कि नई सरकार लाएंगे, नया प्रधानमंत्री आना चाहिए, हु विल रिप्लेस नरेंद्र मोदी, उसके लिए आपके पास कोई चेहरा है जो आप ये कह सके कि नहीं इस चेहरे को हटाकर इसको लाइए? देखिए, बदकिस्मती है कि हम चेहरे ढूंढकर अपने आप को उलझाना नहीं चाहते, और इस वक्त एक माहौल के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि हम चेहरे की लड़ाई में पूरी जो है यूपीए में या एक बहस छेड़ दें। हमारी कोई चेहरे की लड़ाई नहीं, हमारी लक्ष्य की लड़ाई है। और सवाल मैं लक्ष्य का इसलिए कह रहा हूँ, मोदी जी का नाम इसलिए मैंने लिया कि ये चुनाव में बीजेपी की सरकार लाने का कोई वादा नहीं था, मोदी सरकार का वादा था। अटल जी की सरकार अगर 2004 में थी, अगर उसके खिलाफ जो चुनाव लड़ा गया था, आप पूरे चुनाव में देख लीजिए कि बीजेपी के बारे में कहा गया था। तो जब आप पूरी पार्टी को सिंबलाइज करके अपने नाम से जोड़ते हैं तो सिंबल के तौर पे, प्रतीक के तौर पे हम उनका नाम ले रहे हैं। बाकी इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, उनके लेकर हमारी कोई टिप्पणी उन पर नहीं हो सकती, लेकिन सरकार उनके नाम की थी इसलिए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि चेहरा बदलने की बात है, हु इज योर कैंडिडेट? मैं साहब, हमारे यहाँ चेहरे की हम कोशिश मत कीजिएगा, चेहरा अपने आप हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सारे देश के अंदर अगर कोई पार्टी जो आने वाले कल में या कोई भी गठबंधन आने वाले कल में अगर होगा तो बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता है। और पूरे देश में अगर कोई पार्टी विराजमान है, लोगों के बीच में दिलों में है, अगर जवाब के तौर पर दिलों में है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए इस सवाल में हम उलझना नहीं चाहते, हम पहले लक्ष्य में सारे लोगों के साथ में मिलकर एक। रणदीप जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मान लीजिए इस स्टेज पर अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बता दिया जाए तो महागठबंधन आज ही टूट जाएगा? मैं अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। कौन होगा? कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष में। स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष प्राकृतिक तौर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आखिर में इस देश के लोग निर्णय करेंगे। आज ये आप ऐलान करके जा रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ना हमें कोई घबराहट, ना इन्हें कोई घबराहट, और जो वास्तविकता है उससे रुख मोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं, और हमें यह लगता है कि प्राकृतिक तौर से कांग्रेस इस देश का आज भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम चुनाव हारे हैं, हम हिम्मत नहीं हारे, और हम इस देश के लोगों की लड़ाई भी नहीं हारे। हम दोनों लड़ने में सक्षम हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में आज भी कांग्रेस पार्टी का यूनिट है। मिजोरम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस का सिपाही आज भी आपको खड़ा नजर आएगा। और हम चुनाव, जैसा आपने कहा, केवल चेहरे पर नहीं, चेहरे और नीति और नियत तीनों पर लड़े। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लास्ट चुनाव कांग्रेस पार्टी ने कहां जीता था? आपके सामने है, अच्छा सवाल पूछा। पंजाब में शायद कांग्रेस चुनाव नहीं जीती होगी, अगर सुधीर भाई आप ऐसा समझे। मैंने मान लिया पंजाब में। गोवा में हम सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरे। 12 विधायकों वाली पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का, प्रजातंत्र का चीरहरण कर सरकार बना ली। क्या आप उसे सही मानते हैं? इसी प्रकार से मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ वो आपने देखा। पर आपने ये कर्नाटक आपने चर्चा की, हम 80 विधायक जीत कर आए हैं, पर वो तो हार है ना। के 104 आपकी सरकार थी और आप वहां से सरकार से लेके और नीचे तक आ गया, तो ये हार ही मानी जाएगी। बेशक सरकार आपने बना ली। सरकार तो अमित शाह जी भी बनाना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत कुमार स्वामी जी को और देवे गौड़ा जी को बड़े ऑफर्स दिए कि आप सरकार बना लीजिए, हम बाहर बैठ जाएंगे, परंतु ना कुमार स्वामी जी ने और ना देवे गौड़ा जी ने, क्योंकि उनका पुराना तजर्बा है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को प्रॉप अप करती है, उसके बाद गिराने में उनसे तेज है। नहीं, आपकी बात सही है। कांग्रेस अपना वचन निभाती है, हमने निभा कर दिखाया। अब आपको ऐसा लगता है कि जो फॉर्मूला आपने कर्नाटक में लगाया या जो आपने यूपी में कुछ जो बाई इलेक्शंस हुए वो फॉर्मूले से आप जीते, जो पूरा विपक्ष एक साथ आया। यूपी में तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आई, इसलिए
ज़्यादा उसका असर पड़ा। क्या ये पूरे संपूर्ण भारत में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये संभव है? सुधीर जी, हर प्रांत की एक अपनी विशेष स्थिति है। मुझे नहीं लगता वन साइज फिट्स ऑल कोई फॉर्मूला है। इसलिए प्रांत दर प्रांत कांग्रेस पार्टी दूसरे साथियों के साथ मिलकर निर्णय करेगी। हमने कई बार ऐसा किया और शायद ये ताकत, ये आंतरिक ताकत और क्षमता केवल कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी में है। हमारे पास 80 विधायक हैं कर्नाटक में। हमने कम विधायकों वाली पार्टी को मौका दिया और ये कहा कि आइए कर्नाटक के हित में एक ऐसी सरकार बनाएं जो 5 साल चल सके। जब आप राजनीति में इस प्रकार का मिश्रण करेंगे तो कुछ गिव टेक होगा, और इसलिए कांग्रेस ने बड़ा दल होते हुए भी कुर्बानी की, जो देवेगौड़ा जी ने और उनके पुत्र जो इसको आप कुर्बानी कहते हैं या ये बार्गेनिंग पावर कम हो गई है, इसको इस तरीके से मानते हैं आप? मुझे नहीं लगता। मैं इसका जवाब आपसे देना चाहूँगा। हम चाहते तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 104 विधायक थे, वो भी 37 पार्टी के दल को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रही थी, परंतु उन्होंने हमें क्यों चुना? क्योंकि उन्हें लगा कि यही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सैद्धांतिक तौर से जो इस वक्त कर्नाटक की प्रगति के लिए काम कर सकता है। नहीं तो भाजपा भी मुश्किल में थी और उन्होंने भी यही ऑफर उनको दिया, पर उन्होंने उसे नकारा। तो इसलिए कांग्रेस को कम से कम ये स्वीकार कीजिए कि हमने एक नहीं अनेकों चुनाव में बहुमत हासिल किया, कहीं बहुमत के नजदीक, कहीं सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 विधायकों के आधार पर अभी अभी मेघालय में सरकार बना ली। 2 विधायक आए हैं, 60 विधानसभा में 2 विधायक आपके हों और आप जबरन राजनीति का चीरहरण कर दें और आप उसे सार्थक या सही कहेंगे, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके मापदंडों पर शक करना चाहिए। नहीं, मैंने ये कहा नहीं, लेकिन जब सर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए अगर ऐसा होता है और मायावती और समाजवादी पार्टी आपको ये कहते हैं कि अगले चुनाव में हम आपको उत्तर प्रदेश में चलिए 10 सीटें दे देते हैं, बहुत, ये भी बहुत ज़्यादा हुआ अगर, तो आपको ये स्वीकार होगा? मैं, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, बाकी निर्णय जो भी होगा वो तो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय लोग जो हैं वो आपस में वो दोनों ही पार्टियां बड़ी पार्टी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे उनके साथ में बैठ के लेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ये है और जो मैं हालात देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से वोट नहीं बंटना चाहिए, और ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को अगर हमारी गिनती पे मत जाइए कि हमारी गिनती कितनी है, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जिस आरएलडी को नकार दिया गया था कि आरएलडी की कोई हैसियत नहीं है, उस आरएलडी ने हराया है। बट उसमें आपका कोई योगदान नहीं था। मेरा योगदान पहले बात है, आप इस बात योगदान को अगर कहेंगे तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा मेरा योगदान है या नहीं। मेरा योगदान 2.5 लाख वोट हमारा था, बाकी तमाम पार्टियां तीसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, बीएसपी जो थी एक जगह तीसरे पे थी, एक जगह दूसरे पे थी। हम लोग सेकंड नंबर पर 3 जगहों पर थे। हमारा टोटल वोट था 2.5 लाख, विधानसभा में भी और अभी पिछले वाले चुनाव में जो मेयर के चुनाव हुए उनके अंदर भी। लेकिन उसके बावजूद हमने सेक्रीफाइस किया, इसलिए नहीं क्योंकि ये गलतफहमी जो थी फूलपुर में और गोरखपुर में हुई थी। हम नहीं चाहते थे कि वहाँ पर ऐसा हो, लेकिन ये बार ये कहा जा रहा था कि हम कल बताते हैं, तो उसकी वजह से जो परसों बताते हैं वो कहीं हमारे इसी वजह से या जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन गैप हुआ। लेकिन वो चीज़ हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि आरएलडी, अगर कैंडिडेट आरएलडी का आया है तो ये साबित कर दे कि जिस आरएलडी को लोग आंकते ही नहीं थे, उस आरएलडी ने, आप हमारे तो छोड़िए, हमारी तो पार्टी को 10 देंगे या 20 देंगे, वो क्या, वो कौन देगा, वो बात देने वाली तो जनता है, वो कल की बात होगी। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे वही हम लोग उसको हमारे लिए सर्वमान्य है। लेकिन आरएलडी ने, जिसको पास में एक एमपी नहीं था, उसने इनको हराने का काम किया। एमएलए के नाम पर आप देख लीजिए उसके पास में क्या था। तो ये तो आप कम से कम दाद दीजिए, एक लक्ष्य जुट होकर एक लक्ष्य को मारने के लिए सारी जनता इस वक्त तैयार है कि बीजेपी की सरकार को बदल दो, कुछ भी होने को तैयार है। जी सुरजेवाला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की इन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राहुल जी। पहले तो उनको पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट कहने की परंपरा थी, लेकिन अच्छा है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जा रहा है।
आजकल राहुल जी की जो राजनीति है उसमें लोगों को एक नयापन देखने को मिला। जैसे उनका अग्रेशन पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, उनके भाषणों की जो टोन है वो भी बदल गई है। तो ये जो नया उनका जो रूप है, ये इसके पीछे क्या राज है? लोगों की पीड़ा को उजागर करने का जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य का को वो अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने तौर तरीके के अंदर अपनाए हैं। बड़ा सीधा है, ये ना कोई स्टेट सीक्रेट है, ना कोई इसमें गुप्त बात है। बड़ी सीधी बात ये है सुधीर भाई, इस देश के लोग मूलभूत सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से और बीजेपी से। क्या किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिल गया? अगर राहुल गांधी मंदसौर जाकर, अगर राहुल गांधी जी इस देश के भिन्न भिन्न कोनों के अंदर जाकर किसान की उस समस्या को उजागर करते हैं तो कई बार उसमें नयापन शायद बाहर से देखने वाले को लगता है। क्या इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई? अगर वो कर्नाटक में उस प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर भाग ले रहे होते हैं, जो पब्लिक का प्रोटेस्ट है, 10 लाख करोड़ आपने इकट्ठा कर लिया 4 साल में, आज तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई, और मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो जेटली साहब फेसबुक पर लिख देते हैं कि कोई कीमतें कम होने वाली भी नहीं। अगर राहुल गांधी इस देश के नौजवान की बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं तो कई लोगों को नयापन लगता है, परंतु वो इस देश की उस मूलभूत समस्या को उजागर कर रहे हैं जो आवश्यक है। अगर राहुल गांधी जी इस देश की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, हमारा एक्सपोर्ट 19 लाख करोड़ से घटकर 10.25 लाख करोड़ रह गया, हमारी जीडीपी पिछले 4 सालों में सबसे कम स्तर पर है, हमारे बैंकों के एनपीए 10,30,000 करोड़ रुपए हो गए, बैंकों का फ्रॉड पिछले 6 महीने में 61,000 करोड़ का हो गया। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% अच्छी नहीं लग रही? मुझे लगता है कि अगर आप पिछले 4 साल के आंकड़े निकाल लें तो आपको ये मालूम चल जाएगा, और ये आंकड़े मेरे बनाए हुए नहीं, आपने आंकड़ों के मापदंड बदल दिए, इसके बावजूद भी पिछले 4 साल में आज आप जो 7.5 कह रहे हैं वो Q4 का कह रहे हैं। मोदी जी की तरह आप भी वही गलती कर रहे हैं सुधीर भाई। एक क्वार्टर का ग्रोथ रेट नहीं होता, पूरे साल का ग्रोथ रेट होता है, वो 6.7% है। लेट मी करेक्ट यू, हालांकि आप जैसे सूझबूझ वाले एडिटर को करेक्ट करना किसान के एक बेटे को शायद सही नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर जो बात सही है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज बैंकों के अंदर लोगों का विश्वास नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आम आदमी का पैसा जो बैंक में है वो सुरक्षित भी है या नहीं। राहुल गांधी इन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। ये वो समस्याएं हैं जो राहुल गांधी जी या कांग्रेस की नहीं, ये वो समस्याएं हैं जो इस देश के आम जनमानस। बीजेपी ये कहती है कि ये समस्याएं वो हैं जो पहले आपने अंडर द कार्पेट रखी हुई थी। जैसे विजय माल्या को लोन मिल गया लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, फिर जब ये सरकार आई तो पता चला, फिर वो भाग गए देश से। लेकिन वो लोन जो हैं वो उस ज़माने के हैं जबकि आपकी सरकार थी। तो ये तो एक लंबी चौड़ी कहानी है, इसमें एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहेगा। इसमें एक बात ज़रूर जोड़ूंगा, मैं इसमें सम्मानित तौर से कहूँगा, मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। क्या इस देश में काम करने वाले लोगों को लोन देना पाप है? हाँ, फ्रॉड आदमी को जिसने लोन में डिफॉल्ट किया है उसे ना पकड़ना पाप है। नहीं, पर दिक्कत ये है बैंक का डिफॉल्ट हुआ कब? जब सेम आदमी को आप लोन देते हो तो वो काम करने वाला आदमी उद्यमी हो जाता है, जब दूसरी पार्टी देती है तो वो फ्रॉड हो जाता है। ये जो है ये देखिए, डबल स्टैंडर्ड। लेट अस नॉट डिफेंड द बीजेपी हियर। मैं आपको बड़ा सीधी बात, नहीं, बीजेपी का कोई आदमी नहीं है इसलिए मुझे लगा कि मैं उनका जी नहीं, ठीक बात है, आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। विजय माल्या जो है, विजय माल्या जब बैंक का डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्टर उसी दिन है ना। विजय माल्या इस देश के एक वरिष्ठ मंत्री से मिलता है, उसके बाद वो अपना सामान पैक करता है और सैकड़ों बैग लेकर, पैसा लेकर फरार हो जाता है। सरकार ने जो उसके खिलाफ, बैंकों के कंसोर्शियम ने जो मुकदमा किया है, वो उसकी अपील करना भूल जाते हैं 9 दिन तक। इस देश की सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस जारी किया वो वापस ले लेती है। ऐसा क्यों? छोटा मोदी नंबर 1 जब ललित मोदी जी यहां से भागते हैं तो भी ऐसा, नीरव मोदी जी भाग जाते हैं तो भी ऐसा। नीरव मोदी जी 1 जनवरी को भागते हैं, 23 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के साथ दावोस में फोटो खिंचवाते हैं, और जून 12, 2018 तक
हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर सफर करते हैं। तो आपकी CBI, सरकार इंटरपोल से उन्हें सरकार पकड़ती अगर भी आई नहीं। तो आप इन सब लोगों को वापस लाएंगे? कोई डेडलाइन है कितने दिन में आप लेके आ सकते हैं इन वापस? सब लोगों को मोदी जी को ही वापस लाना चाहिए, हम तो लाएंगे ही। आप एक्स्ट्राडिशन क्यों फाइल कर रहे हैं? आप डेपोर्टेशन क्यों नहीं कर रहे? एक साधारण सिख जो लंदन जाता है, अगर उसके पास वीजा नहीं है तो वहां की सरकार उसे डिपोर्ट कर देती है, पर जो मेरा लाखों करोड़ रुपया लेकर भाग गया, आप उसे वहां रेजिडेंसी दे रहे हैं। और आपकी विदेश मंत्री तो उनको बाकायदा इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए पासपोर्ट दिलवा रही हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपने काउंटर पार्ट को ये कहते कि ये देश के हमारे भगोड़े हैं, ये हमारे देश का पैसा लेकर भागे हैं, आप इनको हमारे देश को डिपोर्ट करिए। आप इंग्लैंड की सरकार को ऐसा क्यों नहीं कहते? आप चीन के राष्ट्रपति से 2 बार मिलते हैं, नीरव मोदी हांगकांग में बैठे हैं, अपने डायरेक्टर्स को कैरो भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री वो मुद्दा उठाते ही नहीं। आप फिर जाते हैं इंग्लैंड, आप इंग्लैंड से भी उन लोगों को, चोरों को पकड़ कर लाते नहीं। ये क्या कारण है? तो इसीलिए आपकी मंशा पर ही शक होगा प्रधानमंत्री जी कि जब आप चोर आपकी सरकार में आपकी नाक के नीचे भाग जाते हैं बैंकों का पैसा लूटकर, तो चोरी किसने की और चोरों को संरक्षण कौन दे रहा है? जी, अब हम अगर 2019 की तरफ राजबब्बर जी जाएं तो 2019 में जो महागठबंधन बनने वाला है, वो महागठबंधन की रणनीति क्या होगी? कैसे आप सीट शेयरिंग करेंगे? कैसे आप बताएंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या हम बाद में तय करेंगे? देखिए, बार बार आप एक ही सवाल पर आ रहे हैं और मुझे लगता है मैं उस सवाल पर आ रहा हूं जिसका जवाब आपके पास नहीं है। नहीं, मेरे पास जवाब है। जवाब मेरे ख्याल से, वैसे आपने जो सवाल किया है वो अच्छा सवाल था कि बीजेपी वाले ना भी हों, लेकिन सवाल उनकी तरफ से अच्छा आया है। धन्यवाद। लेकिन उसका जवाब जो है बहुत स्पष्ट रूप से मैंने आपको सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कहा था कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और नेचुरली प्रधानमंत्री जो है जो भी नजर आएगा सामने उसी तरह से नजर आएगा। क्या ममता बनर्जी को ये बात स्वीकार होगी? दूसरी बात बहुत स्पष्ट रूप में ये बात पहले कह दी है, और ये अगर इन्होंने कही है या मैंने कही है, हमें कोई फर्क नहीं है। ये बहुत तयशुदा बात है कि अगर सामने जो है, अगर गठबंधन के अंदर जो भी एक माहौल बनता है, सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है सारे देश में उभर कर आती है, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि उसके प्रधानमंत्री के प्रत्याशी जो हैं, प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट होंगे वो जो हमारे राहुल गांधी जी होंगे। पर ये बात अगर बाकी के जो गठबंधन के जो सदस्य हैं उनको स्वीकार होगी, जैसे ही उनको ये बात पता चलेगी तो क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे? और क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वो सारे लोग असल में राहुल गांधी की लीडरशिप में वहाँ पर मौजूद थे? उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लिया था? राजनीति में और राजनीतिक जीवन में आखिर में संख्या जो है वो प्रबल है सरकार बनाने के लिए, और इसका निर्णय 2019 में देश की जनता करने वाली है। हमारा ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर देश में उभरने वाली है, भारतीय जनता पार्टी से भी आगे। ऐसे में स्वाभाविक तौर से, जैसा मैं आपको याद करवाऊं, हमारे एक अलाइज हैं एनसीपी, और शरद पवार जी से आपकी भी घनिष्ठ मित्रता है, आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने पीछे कहा कि स्वाभाविक तौर से सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर कांग्रेस होगा तो कांग्रेस ही लीड करेगा उस कोएलिशन को। इसी प्रकार से आरजेडी ने भी पीछे यही बात मानी, दूसरे राजनीतिक दलों ने भी मानी। ममता जी तो गई ही कांग्रेस परिवार से हैं, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, राजनीतिक विचारधारा से हम इकट्ठे हैं। अगर कहीं कोई छोटा मोटा वैचारिक मतभेद होगा तो वो मनभेद नहीं है, हम उसे निपटा लेंगे, क्योंकि इस देश को एक सबल सरकार देनी है, सार्थक सरकार देनी है, ऐसी सरकार देनी है जो सदाचार और सद्भाव के साथ इस देश को वाकई में 2024 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना डाले। और वो क्षमता इस देश के हुनर को तराशने की कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे साथियों में है। हम इसलिए राष्ट्रहित में एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलने वाले। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जैसे अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी साहब चले गए थे आरएसएस के मुख्यालय में जी, पहले आपने उनकी बड़ी आलोचना की, उन्हें रोकने की कोशिश की, उसके बाद जब वो हो आए तो अगले दिन से आपने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी और आपने कहा कि देखिए बहुत अच्छा हुआ, वाह वाह कितना अच्छा भाषण दिया, आरएसएस को उन्होंने आईना दिखा दिया। मुझे लगता है कि आपको करेक्ट करने की मुझे फिर ज़रूरत है।
कांग्रेस पार्टी ने उनकी कभी आलोचना नहीं की। व्यक्तियों का मत हो सकता है, हमारे यहां ना खाता ना बही, जो मोदी जी और शाह जी कहें वो सही नहीं है। हमारे यहां सब व्यक्तियों को अख्तियार है अपनी बात रखने का। यही कांग्रेस और भाजपा के अंदर अंतर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर लुप्त हो गई। अब बीजेपी नहीं बची, अब वो मोदी और शाह जी की व्यक्तिगत बपोती वाली राजनीतिक एक दल बचा है, लेकिन जो केवल दो व्यक्तियों पर चलता है। पर आप क्यों नहीं चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी वहां जाएं? कई लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, कई लोगों ने कहा कांग्रेस के उन्हें जाना चाहिए। बाकायदा औपचारिक तौर से कांग्रेस पार्टी की जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जाना या ना जाना, देखिए प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस के सदस्य अब नहीं रहे जब से वो राष्ट्रपति बने, और अब उन्होंने राष्ट्रपति का पद त्याग दिया। वो कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी के लिए सदैव वरिष्ठ रहेंगे, सदैव सम्मानित रहेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि जाना या ना जाना इतने वरिष्ठ व्यक्ति का जो पिता तुल्य है, ये उनका निर्णय है। पर वो वहां सच का आईना दिखाकर आए। उन्होंने जिनके यहां मेहमान के तौर पर गए थे, क्या उन्होंने भी माना? ये सवाल काश आप आरएसएस से भी पूछ लेते। जब उन्होंने इस देश की प्रभुता की बात की, जब इस देश के मूल्यों को साथ लेकर चलने की बात की, जब ये कहा कि एक धर्म या एक जाति के आधार पर भारत का निर्माण नहीं हुआ और सब धर्मों को लेकर ही हिंदू धर्म चल सकता है क्योंकि उसकी यही सबसे ज्यादा खूबसूरती भी है, तो उसके बारे में तो आरएसएस ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना अपना रास्ता बदला। उल्टा उन्होंने ये कहा, आदरणीय मोहन भागवत साहब ने प्रणब मुखर्जी साहब को मेहमान के तौर पर बुलाया था, वो अपनी बात कहेंगे पर हम अपने मार्ग पर ही चलते रहेंगे। तो क्या ये किस प्रकार का संगठन है? मुझे मेहमान के तौर पर भी बुलाएंगे और मेरी बात शुरू होने से पहले ही उसे नकार देंगे। काश भाजपा और आरएसएस प्रणब मुखर्जी साहब ने जो बुद्धि दी, थोड़ा सा उस बुद्धि को आत्मचिंतन कर आत्मसात करने का प्रयास भी करते तो अच्छा होता। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कर्नाटक में जब राहुल जी ने चुनाव प्रचार किया और जब उन्होंने चुनाव प्रचार में ये कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हूं, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। ये व्यक्तियों का विचार हो सकता है। याद करिए, अमित शाह जी अभी आएंगे, जरूर पूछिएगा, उन्होंने दावा किया था पत्रकार वार्ता करके कि उनकी कर्नाटक में 140 सीट आने वाली हैं। उससे पहले उन्होंने गुजरात में दावा किया कि उनकी 160 सीट आने वाली हैं और कहा कि नहीं आई तो आप जो कहेंगे मुझे वो मंजूर है सजा। तो जब उनकी 99 आई तो किसी पत्रकार ने नहीं पूछा कि साहब आपने तो 160 कहा था, अब 99 आई हैं, अब क्या सजा दें आपको। इसी प्रकार से जो अहंकार है उसका ये अंत होता है। राहुल जी ने वो अहंकार से नहीं कहा। किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप देश की जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा जरूर, अगर लोग जनमत देंगे कांग्रेस को तो मैं उस जिम्मेवारी को संभालने को तैयार हूं। ये एक ऐसा जवाब था जो बड़े सद्भाव से दिया गया, प्राकृतिक जवाब था। लोगों ने सवाल सुना नहीं, कुछ लोगों ने केवल जवाब सुना। सवाल बड़ा सीधा था, क्या आप जिम्मेवारी संभालने से भाग जाएंगे? अगर वो ये कहते नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, तो आज सुधीर जी मुझे पूछ रहे होते कि आपके तो नेता ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं, चाहे उन्हें बहुमत भी मिले तो हम उन्हें क्यों बनाएं। अगर हमें बहुमत मिलेगा, अगर इस देश के लोग हमें स्वीकारेंगे तो राहुल गांधी हमारा नेतृत्व करेंगे क्योंकि वो हमारे अध्यक्ष हैं, ये स्वाभाविक है। पिछली बार आपको 19% वोट मिला था 2014 में, इस बार 2019 में आपकी कोई कैलकुलेशन है? अगर आपको बहुमत चाहिए तो कितना % आप वोट बढ़ा लेंगे? सुधीर जी, एक पार्टी जिसके 282 सीट आई, उनकी 2 सीट भी थी और 2 से 282 पर गए, 282 से 2 पर भी इस देश के लोग ला सकते हैं। वोट परसेंटेज 19% मिला, हम स्वीकारते हैं। हमें इसको बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, वो भी स्वीकारते हैं। पर 2004 और 9 भी गिन लीजिए, हमें कितना कितना मिला था। मुझे लगता है कि बजाय प्रतिशत के आंकड़े के इस देश का मन कांग्रेस जीत रही है और अगले 1 साल में जो हम और मेहनत करेंगे और विजन और दृष्टि जो लेकर आएंगे उससे और ज़्यादा जीतने वाले हैं, क्योंकि लोग अब झूठ और जुमले 2 चीज़ों से तंग आ गए हैं। पहले जो सब मोदी जी का भाषण जी टीवी पर देखते थे बड़े चाव से, अब जब आप उनका लंबा लंबा भाषण चलाते हैं तो कहते हैं भैया बंद करो, अब दूसरा चैनल बदलो, क्योंकि ये यही दिखाते रहते हैं।
तो मुझे लगता है इस पर भी गौर पर करने अभी की ये हफ्ते आवश्यकता में जब हम आप हमसे बात करें तो ZTV नंबर 1 चैनल हो गया। देखिए, आपको शुभकामनाएं। हर चैनल को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना इसका मतलब जरूरी लोगों है, को कंटेंट अच्छा लग रहा है। क्योंकि DNA जब सुधीर चौधरी चलाते हैं तो वो अपनी पैनी दृष्टि से चलाते हैं, और वो शायद देश का सबसे वेल वॉच शो है, मुझे ये बताया गया है। चाहे और TRP में कम भी हों, परंतु वो सबसे वेल वॉच्ड है। थैंक यू सो तो मच। इसलिए व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर है। आपके कई और एंकर्स हैं, वो बड़ी पैनी दृष्टि से जब शो चलाते हैं, हम सब उनको देखते हैं। हमारी भी आलोचना भी होती है, कई बार भाजपा की आलोचना भी होती है, पर हम एक उम्मीद ज़रूर करते हैं कि वो चैनल कोई भी हो, प्रश्न बड़ा सीधा है कि इस देश की मूलभूत समस्याएं वो हम लगातार उठाते रहेंगे। सवाल केवल विपक्ष से ना पूछा जाए, सत्ता पक्ष जवाब देने का। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है ऑल्टरनेटिव विजन देना, और सरकार का काम है जनता के सवालों का और विपक्ष के सवालों का जवाब देना, विपक्ष को खारिज करना नहीं, जैसा अक्सर मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। रणदीप जी, एक जो आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर वो लगता है, और ये बीजेपी का सबसे ज़्यादा आरोप है, क्योंकि उनकी जो पूरी कहानी है वो कांग्रेस में परिवारवाद के आसपास घूमती है, और वो परिवारवाद को लेकर आपके ऊपर हमला करते हैं। जब परिवारवाद की बात आती है तो सबसे पहले कांग्रेस का ही नाम दिमाग में आता है। इस थ्योरी को आप कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? दो जवाब उसके बड़े सीधे हैं। मेरे पिता एक समय में राजनीति में थे, अब नहीं, परंतु मैं 6 चुनाव लड़े, उनमें से 5 जीते, ऑफिशियली 4 जीते। क्या मैं इसलिए केवल चुनाव जीता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य राजनीति में था? मुझे लगता है उसका जवाब ना में है। हर व्यक्ति को, वो आप हो, मैं हूं, राज बब्बर जी हो, या कोई और व्यक्ति हो, वो डॉक्टर का बेटा या बेटी हो, वकील का बेटा बेटी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा या बेटी हो, उसको आखिर में स्वयं को साबित करना है। और आपको लोग तब चुनेंगे, इस देश के लोग मूर्ख नहीं, इस देश का साधारण से साधारण आदमी बहुत बुद्धिमान है। अगर उन्होंने 60 साल कांग्रेस को चुना तो इस देश के विकास और तरक्की के लिए चुना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और गांधी नेहरू परिवार ने कांग्रेस को हमेशा इकट्ठा रखा और इस देश को एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया, इसलिए हमें स्वीकार किया। कभी हम चुनाव हारे, कभी जीते, 14 में हारे, 19 में फिर जीत जाएंगे, फिर ये सवाल खत्म थोड़ी हो जाएगा। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब से राहुल जी ने लीडरशिप संभाली है, या जब से आप समझ लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट बने फिर प्रेसिडेंट बने, तब से लेके अब तक शायद कांग्रेस 28 से 30 चुनाव हार चुकी है इन अ रो। अगर मान लीजिए आप कांग्रेस अध्यक्ष होते तो अब तक आपको हटा दिया गया होता, ये कह के कि आप पार्टी को जितवा नहीं पा रहे। लेकिन परिवारवाद का एंगल वहाँ आता है जब आप ये सोचते हो कि क्या अमित शाह के जो पुत्र हैं वो अगले बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे? क्या और किसी कोई प्रधानमंत्री का जो बेटा होगा वो भी अगली बार प्रधानमंत्री बनेगा? वाजिब सवाल है। ये बड़े मुद्दे हैं जिसमें देश के लोग, युवा ये चाहते हैं कि भाई जिसके पास मेरिट हो उसको बनना चाहिए। वाजिब सवाल है। 2009 में से पहले जब वो आपको बना दें, राज बब्बर जी को बना दें, तो शायद लोग उसका स्वागत करेंगे कि अपनी काबिलियत पर आपने अपनी पार्टी में इंटरनल टैलेंट को ग्रूम किया और उन्हें बनाया। 2 बातें शायद आप बताना भूल गए जब आपने ये सवाल पूछा। पहला सवाल, 1990 के बाद जब हमारी सरकार 1991 में जब बन गई थी, और उसके बाद जब आखिरी नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री था तो वो राजीव जी थे, और बहुत सारे नौजवान तो उसके बाद के पैदा हुए। 1990 के बाद पिछले 28 साल से नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस की सरकार में किसी मंत्री पद पर भी नहीं रहा। दूसरी बात, ये पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र का सबूत है। नेहरू गांधी परिवार के अलावा नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद सोनिया जी और फिर राहुल जी रहे। तो पिछले 4 में से 2 अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से अलग रहे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में क्या किसी नेता के परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं? ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो राजनीति में टिकट दे दिया और आप सांसद बन गए, एक ये है कि पूरी की पूरी पार्टी आपको दे दी, पूरी की सरकार आपको दे दी। ये 2 अलग चीज़ें हैं। इसलिए ऐसे तो कांग्रेस में भी मिलेंगे, बीजेपी में भी मिलेंगे। यहाँ अखिलेश यादव बैठे थे, तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया जी, और वही सवाल आपसे कह रहा हूँ। सवाल का जवाब बड़ा सीधा है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लगे
कि राहुल गांधी ही हमारे को सबसे उपयुक्त नेतृत्व दे पा रहे हैं। जब राहुल जी चुनाव जीत रहे थे, देखिए 2004 से वो राजनीति में लगातार हैं। 2009 का चुनाव तो हमने उनको आगे करके लड़ा, सोनिया जी को आगे करके लड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो बाद में प्रधानमंत्री बने। 9 और 14 के बीच में हम लगभग 30 चुनाव जीते। तब तो किसी ने नहीं कहा राहुल गांधी जी के नाम पर आप चुनाव क्यों जीत रहे हैं। आप जीत का श्रेय उनको देते हैं और लेकिन हार का दोष नहीं देते। 2014 में हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको मैं याद करवाऊं, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर ये कहा कि इस चुनाव में क्योंकि चेहरा मैं बनूंगा, इसलिए इसका हार का जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और हर बार जब कांग्रेस चुनाव जीती, वो चाहे हम पंजाब में जीते, चाहे हम पौंडीचेरी में जीते, चाहे हम कहीं चुनाव हारे, उन्होंने आगे बढ़कर कहा जीते तो पार्टी जीती, हारे तो जिम्मेवारी पहली मेरी है। मेरे नेता को किसी से इस बात का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये ह्यूमिलिटी भी है और क्षमता भी है। हार से कभी घबराहट नहीं, जीत का अहंकार नहीं। हमने कई चुनाव जीते, कई हारे, हम फिर जीतेंगे, इसलिए कि इस देश के लोग निर्णय करेंगे। जहां तक आपने परिवारवाद की बात कही, मैंने आपको जवाब दिया। पिछले 4 में से 2 अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से बाहर के हैं, पर आपने मुझे इसका श्रेय तो नहीं दिया। पिछले मेरे जो दोनों 3 बार हमारे प्रधानमंत्री बने 1990 के बाद, 15 साल कांग्रेस शासन में रही, नेहरू गांधी परिवार का तो कोई सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बना। क्या मोदी जी आज ये वायदा कर सकते हैं, अमित शाह जी आएंगे कि मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी को या राजनाथ सिंह जी को या सुषमा जी को वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश करेंगे? क्या ये वायदा करके जाएंगे? अमित शाह जी से जरूर ये सवाल पूछेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि सुधीर जी सटीक सवाल पूछने के लिए मशहूर है। नहीं, मैं जरूर पूछ लूंगा अगर आप कहते हैं तो। लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव के नाम पर आपने कभी कोई योजना बनाई, कोई स्मारक बनाया, कोई सड़क का नाम रखा, कोई अस्पताल, बिल्डिंग, पार्क? केसरी जी, अगर आप कह रहे हैं इतना अच्छा काम किया, केसरी जी का स्टेटस कभी उतना रहा पार्टी में जितना कि गांधी परिवार का है? आपने सबसे पहले नरसिम्हा राव जी की बात की, तो मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आपको तो और आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी का जब अंत्येष्टि हुई थी तो कैसी अंत्येष्टि थी? हाँ, आपको तो तथ्यों का जरूर पता होगा, इसलिए कोई और कहे तो मैं मान सकता हूं, पर सुधीर चौधरी कहे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई शक पैदा होता है। आज भी अगर आप जाएं आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटों और परिवार की इच्छा के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम अपने पिता का संस्कार उस भूमि पर करेंगे जहां वो पैदा हुए हैं। और वहीं पर कांग्रेस की सरकार ने, रेड्डी जी जिसके मुख्यमंत्री थे, एक बेहतरीन स्मारक नरसिम्हा राव जी की याद में वहां बनाया है। क्योंकि आपने स्मारक की बात की, व्यक्तिगत तौर से मेरा यह मानना है स्मारक केवल सम्मान प्रकट करने के चिन्ह हो सकते हैं। नरसिम्हा राव जी के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो फिर देश के प्रधानमंत्री बने। चाहे वो केसरी जी हों, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हों, चाहे वो दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे हुई थी, ये भी आपको याद होगा। हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है, हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है। आपसे पहले एक और अध्यक्ष थे, आपके बाद एक और अध्यक्ष होंगे, पर वो ना राजबब्बर नहीं बन सकते। राजबब्बर ही रहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति का अपना चरित्र, अपना तरीका, अपनी पकड़, अपनी पहुंच और देश के लोगों के प्रति, उनके प्रति एक अपना सम्मान भाव होगा। जो महात्मा गांधी का स्थान है, माफ कीजिए, वो हम में से कोई समेत राहुल जी के नहीं ले सकता। जो पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्थान है, शायद हम में से कोई और वो नहीं ले सकता। इसलिए समय के साथ कई बार सम्मान और मान्यताएं देखने का नजरिया बदल जाएगा, पर उससे किसी का सम्मान कम हो गया, मैं उससे सहमत नहीं। राजबब्बर जी, जब 2 पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनके बीच में तुलना भी स्वाभाविक होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी अध्यक्ष बनाता है। अब एक तरफ राहुल गांधी अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, दूसरी तरफ अमित शाह अध्यक्ष है दूसरी पार्टी के। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनका एक अलग स्टाइल है। बीजेपी को उन्होंने चुनाव लड़ने की मशीन बना दिया है, वो एक के बाद मशीन की तरह चुनाव लड़ती चली जाती है। आपके अध्यक्ष का यूएसपी क्या आप मानते हैं? बूथ मैनेजमेंट उनका यूएसपी है, एक एक कार्यकर्ता का नाम उन्हें याद है, ये उनका यूएसपी है। उनकी चुनावी कैलकुलेशन, गणित जो है वो चाणक्य जैसा है, ये उनका यूएसपी है। एक के बाद एक जीत दिलाते चले जा रहे हैं, ये उनका यूएसपी है।
तो राहुल गांधी का यूएसपी क्या है? मैं इससे पहले कि आपने ज़्यादा नज़दीकी से काम किया, आप भी बताएंगे, मैं एक लाइन में कहूँ, राहुल गांधी जी का यूएसपी है कि वो देश की पीड़ा को समझते भी हैं और उसे उजागर करने की क्षमता भी रखते हैं। वो राजनीति को चुनाव जीतने की मशीन केवल नहीं मानते, राजनीति को वो एक निष्ठा मानते हैं। जैसे मंदिर में जब भक्त जाता है तो वो निष्ठा मानकर केवल कुछ लेने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करे, वो भी हो सकता है, पर लेने के साथ साथ एक निष्ठा के तौर पर इस देश में प्रगति कैसे हो और इस देश के लोगों की पीड़ा उजागर कैसे हो और उसका हल कैसे हो, यही मेरे अध्यक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी निष्ठा, उनकी साफ गोई और उनकी ईमानदारी, ये उनकी सबसे बड़ी जो है यूएसपी है। बाकी सब बातें उसके साथ चलेंगी। राजबब्बर जी उनके संगठनात्मक तौर तरीके बारे में बेहतर बता पाएंगे। राजबब्बर जी, क्या उनका, आपने तो उनके साथ काम किया है। देखिए, सुरजेवाला जी का ये बड़प्पन है कि जो मुझसे कह रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि जो इन्होंने बात की है तो बहुत सही बात कही है कि देश की राजनीति के अंदर जो व्यक्ति इस देश के अंदर जनता को और जो जनता की मानसिकता को चुनावी मानसिकता बनाकर उसको मशीन समझ रहा हो, तो मशीन को चलाने के लिए वहाँ पर जो किसी भी भावना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन को चलाने की तेल की ज़रूरत पड़ती है या ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें कौन सा तेल डालना है और कौन सा ईंधन डालना है वो उसकी तैयारी करते रहते हैं। और चुनाव से पहले वो ईंधन और वो तेल वो सामने ले आते हैं, और चाहे वो धर्म और मजहब का हो, चाहे वो जाति बिरादरी का हो, चाहे वो आरक्षण ख़त्म करने का हो, हम उसको लेकर आज राहुल गांधी जी का यूएसपी ये है कि इस देश का जो गरीब तबका है, इस देश का जो अपने आप को असहाय मानने वाला व्यक्ति है, चाहे वो दलित हो, चाहे भी समाज का किसी भी समुदाय का क्यों, पर वो फिर वोट क्यों नहीं देता? वो आपने बात अगर यही 2014 के बाद में वोट किसी और को तो नहीं दिए, कांग्रेस के एमपी जीत कर आए हैं, चाहे वो राजस्थान में जीतते हैं। नहीं, सब मिला के भी 48 ही हुए जी, सब मिला के भी 48 एमपीज हुए हैं जी भाई, 48 सब मिला के भी 48 ही है, मतलब 50 से नहीं। मैं गिनतियां नहीं कह रहा हूं, अगर गिनती मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि आपको जानकारी हो जानी चाहिए। जितने उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनाव में बीजेपी हारी है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस बार पे ताली मार दें। नहीं, ये जो कह रहे हैं ये सच है, ये तो सच है, और ये हम बीजेपी से पूछते भी आ रहे हैं। चलिए, अब मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप 2019 में इंडिया का डीएनए क्या होगा, आप क्या उसको हमारे लिए डिकोड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? आपके पास कुछ कैलकुलेशन होगा, कांग्रेस 150 जीतेगी, 125 जीतेगी, 172, 200, 250, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है आपके पास? देखिए, हालांकि संख्या प्रेडिक्ट करना हमेशा पत्रकार साथियों का प्रेरोगेटिव है, पर फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ भाई, हम अमित शाह जी से भी पूछते हैं ये बात, आज आपसे भी पूछ रहे हैं जी। अमित शाह जी तो की कैलकुलेशन तो आजकल गड़बड़ होने लगी 160 से 99 हो गई, 140 से 104 हो गई, तो इसलिए मुझे लगता है वो कैलकुलेशन में गड़बड़ है। पर 2009 में आपने देखा कि कांग्रेस के जो सांसद आए थे, हमने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस उस आंकड़े से बढ़ने वाली है। वो आंकड़ा 225 होगा, 250 होगा, 210 होगा, इसका निर्णय लोग करेंगे। ये ठीक है, कई साथी भाजपा के कुछ भी कहें, मैं केवल एक ये कहूँगा, आखिर में लोग सबसे बेहतर राजनीतिक दल को चुनेंगे, झूठ को नहीं चुनेंगे, जुमले को नहीं चुनेंगे, क्योंकि वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, हम बनाते हैं, वो बिगाड़ते हैं, और हम मोहब्बत सिखाते हैं, वो नफरत सिखाते हैं। आखिर में इस देश को निर्णय करना है कि वो किस प्रकार की राजनीति इस देश की युवा पीढ़ी और अगली पीढ़ी के लिए चाहते हैं, और ये देश हमेशा सही निर्णय करता है। हमें विश्वास है कि ये देश फिर 2019 में अहंकार को चूर चूर करने वाला है जी, और राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल।
आप ये पाएंगे। कई बार ये आप याद करिए, जब राजीव जी आए तो यही लोग इसी प्रकार से मजाक उड़ाते थे, और फिर जब राजीव जी ने एक नए युग की शुरुआत की तो यही लोग राजीव गांधी जी की प्रशंसा करते थे। जब सोनिया जी सत्ता में नहीं थी और आप तो उन दिनों भी वरिष्ठ पत्रकार थे, तो जब हम संघर्ष करते थे तो इसी प्रकार से मजाक उड़ाया जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, और जब इंडिया शाइनिंग हार गया तो फिर सोनिया जी की तारीफें भी यही लोग कसीदे पढ़ते थे। इसलिए वक्त बदल जाता है। ये जो जितना जुमलेबाजी होती है, जुमलेबाजी मेरे कहने का मतलब जो कई बार मजाक उड़ाया जाता है या लोग हंसते हैं या इस तरह की जो बात होती है, राहुल जी के नेतृत्व की शैली पर सवाल उठाते हैं, राहुल जी इसको लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं? मतलब वो भी पढ़ते होंगे अपने बारे में क्या लिखा जाता है, देखिए उनका रिएक्शन क्या होता है? राहुल जी ने एक बार शायद राजबब्बर जी भी उस बैठक में थे, उन्होंने महात्मा गांधी की 3 लाइन कही और कहा कि ये पढ़ लीजिए, इन सब लोगों का जवाब, इनसे नाराज मत होइए, इनसे गुस्सा मत होइए, इनसे भय भी मत खाइए, ये रास्ते से भटके हैं, इनको गले से लगाइए, शायद ये सूझ जाएंगे। उन्होंने कहा महात्मा गांधी जो कहते थे, क्योंकि अंग्रेज भी महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया करता था, उन्होंने कहा पहले ये आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद आप पर आक्रमण करेंगे और उसके बाद आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे। अब तो कौन सी स्टेज चल रही है? दूसरी स्टेज आ गई है, तीसरी 2019 में आ जाएगी। थैंक यू सो मच रणदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। राजबब्बर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगा कि कांग्रेस का जो नैरेटिव है, कांग्रेस की जो कहानी है वो लोगों तक पहुंची होगी, आपकी रणनीति लोगों को अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और ये यादगार पल हैं सर, ये एक हमारी तरफ से भेंट आपके लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच सर। और 2019 में